नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम आ गए हैं, जो कौन सा है? प्रेशर, दाब। ठीक है, हम इस टॉपिक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिस तरह के पेपर में पूछे गए हैं, वे सारे ही डिस्कस करने वाले हैं विद द कंसेप्ट। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझसे जरूर पूछना। ठीक है, तो अपन विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब सुनो, प्रेशर या दाब होता क्या है, सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं। देखो, अगर आपसे कहा जाए कि प्रेशर को डिफाइन कीजिए, परिभाषा दीजिए, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, एकांक क्षेत्रफल पर या इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही प्रेशर या दाब होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका मान, जो कि क्षेत्रफल है, इसका मान यदि एकांक मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर कर दूं, मतलब कि इसका मान 1 मीटर स्क्वायर कर दूं, तो लगने वाला P बराबर F हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां से इसकी यूनिट मात्रा देखूं तो मेरे को यूनिट मिलती है P बराबर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये तो होगी रेक्टिफिकेशन वाली बात कि आपने घोट ली कि एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल, कई जगह लंबवत भी लिखा होता है, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल या लंबवत लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब या प्रेशर कहलाता है। अब इसको समझते हैं कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है। देखिए, अगर मान लो मैं आपसे यूं कहूं कि इस बोर्ड पे मैंने ये बल लगाया है, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ मैंने बल लगाया, तो अभी आप केवल किसकी बात कर रहे हो कि सर आप बल लगा रहे हो, तो ये मेरा बल है। अगर मैं आपसे इस लगने वाले बल को मैं यूं कहूं कि इस क्षेत्रफल पे मेरे को बता दो आपने कितना बल लगाया, जो मैंने क्षेत्रफल बनाया है, अगर मैं यही आपसे पूछ लूं कि सर बाकी की छोड़ो, आप तो मुझे ये बता दो कि यहाँ इस क्षेत्रफल पे कितना बल लगा है, तो अब यह बल ना कह के मैं इसको दाब कहने वाला हूं, क्योंकि अब आपने किसी क्षेत्रफल के लिए बात कर दी है। और जब आपने केवल ऐसे में बल लगा रहा था, तो आपने मुझसे क्या नहीं पूछा कि यह बल कितने क्षेत्रफल पे लग रहा है, तो वह केवल बल था। आगे बात समझ में कि बल और क्षेत्रफल में एक्चुअली अंतर क्या है। तो यदि मेरे लगने वाला बल में अगर आप क्षेत्रफल पूछे तो कि इस क्षेत्रफल पे बताओ कितना बल लगेगा, तो वह उस वक्त क्या बन जाता है? दाब बन जाता है। आगे बात समझ में? ठीक है जी। अब आप समझो कि इस जो दाब है, इस दाब की यूनिट कौन कौन सी है। देखिए, अपने पास दाब की 1 या 2 या 3 यूनिट नहीं है, दाब की कम से कम अपने पास 5 यूनिट है। ठीक है, तो अब अपन को वो सारी यूनिट समझनी है और अपन को याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात हुई थी वह हुई थी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हमारे बच्चों। एक आएगी पास्कल। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आएगी बार, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आएगी वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। अच्छा, इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं ATM बोलूंगा। याद रखना, मैं जहां भी ATM लिखूंगा समझना वायुमंडलीय दाब, क्योंकि ATM की फुल फॉर्म होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जहां भी मैं ATM बोलूं समझ लो वायुमंडलीय दाब की बात कर रहा हूं। ठीक है, और एक और होती है जिसको हम बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं बेटा? टॉर्क। कितनी यूनिट होगी आप काउंट करो? 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फॉर्मूले से बनाई, पास्कल, बार, वायुमंडलीय दाब, ATM और टॉर्क। ठीक है, तो कई बार पेपर में आता है कि टॉर्क किसकी यूनिट है, तो बच्चे को नहीं पता होता। तो टॉर्क दाब की ही यूनिट होती है। अब आप इनको नहीं भूलेंगे। ठीक है जी, अब अपन आ रहे हैं इनके मतलब कितनी कितनी इनकी वैल्यूज होती है। ठीक है, मैं आ रहा हूं वायुमंडलीय दाब पर। याद रखो वायुमंडलीय दाब क्या होता है। वायुमंडलीय दाब का मतलब है कि वायुमंडल हम पर कितना दाब आरोपित कर रहा है, वह वायुमंडलीय दाब है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि भाई वायुमंडल हम पे दाब क्यों आरोपित कर रहा है। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, इस वायुमंडल में बहुत से प्रकार की गैसेज हैं, गैसों का मिश्रण है,
उन सब गैसों का मिश्रण हम पर एक दाब आरोपित करता है जिसको हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, अब वो वायुमंडलीय दाब होता कितना उसको देखो, मैं यहाँ लिख रहा हूं 1 ATM। ध्यान दो, ATM का मतलब मैं बोलूंगा वायुमंडलीय दाब। तो 1 ATM बराबर 1.01 गुणा 10⁻+5 पास्कल। अब आप भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। 1 ATM बराबर 1.01 10⁻+5 पास्कल। कई जगह लिखा होता है 1 ATM बराबर केवल 10⁻+5 पास्कल। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, जो रियल वैल्यू है वो है 1.01 10⁻+5 पास्कल। ठीक है, अच्छा याद रखो कि जो टॉर है वह कितना होता है, 1 ATM बराबर 760 टॉर। 1 ATM बराबर 760 टॉर। ठीक है जी, इसको नहीं भूलना, याद रखना। अब सुनो, जो तुम्हारी वायुमंडलीय दाब और बार है, जो मैं कह रहा हूं उसको ढंग से सुनना। वायुमंडलीय और जो बार है इनका मान लगभग समान होता है, लगभग, पूर्णतः समान नहीं होता। तो ध्यान दो मैं कैसे लिख रहा हूं, मैं कह रहा हूं 1 ATM बराबर का चिन्ह ला के मैं ये वाला चिन्ह लगा रहा हूं। इसका मतलब होता है लगभग बराबर, इसके बराबर होता है 1 बार। ये लगभग बराबर है, लगभग कैसे, कितना, मतलब कि अगर किसी एक की वैल्यू 1 है तो दूसरे की वैल्यू कितनी है, 0.9678 ऐसे। तो ये लगभग बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारी की सारी यूनिट है किसकी, दाब को मेजर करने की, दाब को मापन करने की क्या है, सारी यूनिट है, मात्रक है। मान कितने कितने हैं, 1 ATM बराबर 1.01 10⁻+5 पास्कल। 1 ATM में 760 टॉर होते हैं और 1 ATM और 1 बार लगभग बराबर होते हैं। ठीक है जी, तो ये अपन को दिमाग में रखना है। अब बात यह है कि अगर मान लो अपन को दाब मिल गए, इनको लिख लेना है ना, जो जो मैं बात कहूं उनको लिख लेना। अब मान लो अपन को कोई गया कि दाब को मापन करना है या फिर वायुमंडलीय दाब का मापन करना है, तो कैसे करोगे। मान लो आपसे कोई न्यू कहे कि वायुमंडलीय दाब का मापन करना है, कैसे करेंगे। तो हम कहेंगे कि भाई हमारे पास एक डिवाइस है, एक उपकरण है, उस डिवाइस से उपकरण को क्या बोलते हैं बेटा, बैरोमीटर। तो याद रखना, वायुमंडलीय दाब को मापन करने के लिए जिस भी डिवाइस या उपकरण का उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब का मापन करने के लिए यूज होता है बैरोमीटर। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यह किसने बनाया, यह उपकरण किसने बनाया, तो आपका आंसर होगा टॉर्सली। यह उपकरण बनाने वाला जो साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम है टॉर्सली। टॉर्सली नामक साइंटिस्ट ने इसको बनाया था। ठीक है, अब बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है वह हमें बहुत सारी जानकारी देता है। मैं दोबारा बता देता हूं, इससे यहां से क्वेश्चन बनता है कि बैरोमीटर के पाठ्यांक से हमें क्या सूचना मिलती है, वो समझो। अब समझो पहला पॉइंट, यदि बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है, ध्यान सुनो, यदि बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है एकदम से सडनली गिर जाता है, कम हो जाता है, एकदम से गिर जाता है, मतलब कि एकदम से कम हो जाता है, एकदम से गिर जाता है, तो समझ लो अब क्या आने वाली है, अब आने वाली है आंधी तूफान। आंधी तूफान, यदि हमारा बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है वो एकदम से गिर गया, इसका मतलब कि आंधी तूफान आने वाली है। इस चीज को लिख लेना कि अगर सडनली गिर जाता है तो आंधी तूफान की आने की संभावना होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि यह पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है, यदि यह पाठ्यांक धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे गिरता है, तो याद रखना ऐसी अवस्था में कहा जाता है कि बरसात आने की संभावना है। यदि पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो याद रखना बरसात आने की संभावना है। कितने पॉइंट हो गए, 2। किसकी बात हो रही, बैरोमीटर की। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पॉइंट। तीसरा पॉइंट कहता है बेटा, यदि पाठ्यांक धीरे धीरे बढ़ता है, यदि पाठ्यांक धीरे धीरे बढ़ता है,
यदि पाठ्यांक धीरे धीरे बढ़ता है तो क्या पता चलता है? तो पता लगता है कि मौसम साफ है, तो पता लगता है कि अब आपका मौसम साफ है। अगर पाठ्यांक धीरे धीरे आराम से बढ़ रहा है तो मतलब कि मौसम साफ है, और यदि पाठ्यांक में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है तब भी कह सकते हैं कि मौसम शांत है, साफ है, नॉर्मल है। अगर पाठ्यांक बहुत नॉर्मली बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो भी हम क्या कहेंगे कि मौसम साफ है। तो ये सारी बातें हमें कौन बताता है? बैरोमीटर। ये तीनों ही अपने आप में क्या है? एक एक क्वेश्चन है, इनको हमें नहीं भूलना है बिल्कुल भी। ठीक है जी, तो इनको अपन को लिख लेंगे। ठीक, अब अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है जी, ये देख लीजिए एक बार। आपको लगता है कि आपको लिखना है तो उसको पॉज करके लिख सकते हैं। अब मैं आता हूं और नॉलेज पे कि दाब है क्या और कैसे है और कैसे काम करता है। देखो, एक मैं ज्ञान की बात बता रहा हूं, आप सुन लीजिए। जब भी मैं किसी द्रव स्तंभ में या किसी कोई पानी भरा और उसके अंदर जाता हूं, आ जाइए, डायग्राम से समझता है। मान लो ये मेरे पास कोई द्रव का स्तंभ है, ठीक है, इसके अंदर पानी भर देता है। मैं द्रव में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूं पानी की। ठीक है जी, पानी भरा हुआ है फुल, ये लीजिए फुल भरा हुआ है। यहां पर एक बिंदु है, ध्यान दीजिए, और एक बिंदु यहां पर है। इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी कितनी है? h। यह बिंदु इस बिंदु से h दूरी पर है। तो याद रखना, जब भी मैं द्रव में अंदर जाता हूं, सुनिए कान खोल के, जब भी मैं द्रव में अंदर जाता हूं लगने वाला दाब बढ़ता है। जब भी द्रव में अंदर जाते हैं लगने वाला दाब बढ़ता है, और वो दाब का मान कितना दिया जाता है? वह दिया जाता है P बराबर रो जी एच। ये बन गया न्यूमेरिकल के लिए फॉर्म, वह बन गया। देखो, जैसे जैसे H, लगने वाला दाब किस पर निर्भर कर रहा है? H पर, G पर और रो पर। यहां पर रो क्या है? रो है इस द्रव का घनत्व, रो है इस द्रव का घनत्व, इस द्रव का घनत्व। G गुरुत्वीय त्वरण, G गुरुत्वीय त्वरण। तो H क्या है? H है कितना आप पानी में ऊंचाई, आपने कितनी अंदर गहराई, तो मैं यहां लिख रहा हूं गहराई। तो जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी लगने वाला दाब भी बढ़ता जाता है। यहां तक बात क्लियर? अब एक एग्जांपल समझते हैं ताकि बात समझ पाए। एक लेना बाल्टी, बाल्टी के लिए लेना एक मग्गा, मग्गे को ऐसे रखना उल्टा, पानी नहीं जाना चाहिए उसके अंदर, और उसको अब ऐसे नीचे दबाइए। तो जैसे ही आप उसको नीचे दबाओगे और ऐसे हाथ हटाओगे तो वो कितनी तेजी से आता है। और मान लो अब आपने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, इसी मग्गे को दोबारा ले गए, ज्यादा नहीं दबाया, हल्का दबाया और उसको छोड़ दिया, तो वो बड़े आराम से आएगा ऊपर। तो वो जब नीचे लेके गए तो वो इतना तेजी से क्यों आया? क्योंकि उसको दाब अधिक बढ़ा। दाब अधिक बढ़ने का कारण क्या था? क्योंकि आपने बाल्टी में हाइट, गहराई को बढ़ाया था। यहाँ तक बात क्लियर है? एग्जाम्पल से क्लियर है? अब आप समझो कि अगर मैं पानी की बात करता हूँ, द्रव की, तो द्रव का, पानी की, मैं पानी बात कर रहा हूँ, तो पानी का घनत्व कितना होता है? क्योंकि न्यूमेरिकल में पानी के लिए क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर। तो याद रखना, पानी का घनत्व, पानी का घनत्व होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको लिख लेना, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब पानी का घनत्व होता है। इसका, वाटर का, पानी का घनत्व। इसको नहीं भूलना, पानी घनत्व 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। क्यों? क्योंकि अपन से पूछ सकता है न्यूमेरिकल। यहां तक बात क्लियर हो गई कि कैसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो अपन को रो जी एच, और इस सतह पर जो बेटा दाब लग रहा है ना, इस सतह पर जो दाब लग रहा है ऊपर ऊपर, वो केवल लग रहा है वायुमंडलीय दाब। वह केवल लग रहा है वायुमंडलीय दाब, क्योंकि ये केवल ऊपर ऊपर है। और इस पे क्या रहेगा? वायुमंडलीय दाब प्लस ये, वायुमंडलीय दाब प्लस ये, प्लस मतलब रो जी एच। इसलिए यहाँ पर इस बिंदु पर दाब का मान बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे गहराई जाएगी उससे दाब बढ़ेगा। ठीक है जी, बात को ध्यान रखना। अब मैं आपको एक दो पॉइंट बताता हूं, वह पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, पॉइंट क्या है वो लिख लेना। जैसे ही आप पानी में
10.2 मीटर जाते हैं, गहराई पर जाते हैं। जैसे ही पानी में 10.2 मीटर गहराई पर जाते हैं तो दाब का मान 1 एटीएम बढ़ जाता है। लिख लेना इसको। जब भी आप द्रव में पानी में 10.2 मीटर की गहराई पर 10.2 मीटर गहराई पर जाते हैं तो पानी का दाब 1 एटीएम, 1 एटीएम मतलब 1 वायुमंडलीय दाब। कितना बताया था एटीएम मतलब 1 वायुमंडलीय दाब। तो यह 1 वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है कितनी गहराई पर, 10.2 मीटर की गहराई पर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट बना के लिख लेना। ठीक है जी। अब दूसरी बात सुनो, अगर मान लीजिए हम पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे गमन करते हैं, पृथ्वी सतह से ऊपर या नीचे गमन करते हैं, तो ध्यान दो दूसरा पॉइंट, जब आप पृथ्वी की सतह से ऊपर गमन करते हो, पृथ्वी की सतह से ऊपर गमन करते हो तो दाब व ताप घटता है। तो दाब व ताप घटता है कब, लिख लीजिए, जब आप पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ गमन करते हो। जैसे आपने कोई गुब्बारा लिया और छोड़ दिया तो ऊपर जा रहा है ना, तो उस पर लगने वाला दाब और ताप घटता है। ठीक है, अब उल्टा सोचिए, यदि आप पृथ्वी की सतह के अंदर आते हैं, पृथ्वी की सतह के पास आ रहे हैं, ऊपर से आप नीचे आ रहे हैं, तो पृथ्वी की सतह के पास आ रहे हैं या पृथ्वी की सतह के अंदर जा रहे हैं, तो दाब और ताप दोनों ही बढ़ते हैं। दाब और ताप दोनों ही, देखो यही चीज कंसेप्चुअल होती है जो पेपर में पूछ जाती है, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो दाब और ताप दोनों ही बढ़ते हैं जब मैं पृथ्वी की सतह में अंदर या ऊपर से नीचे की तरफ आता हूं। तो इनको अपन को नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब इसके लिए एक पॉइंट सुनो, यदि हम पृथ्वी की सतह से, ध्यान दीजिए, यदि हम पृथ्वी की सतह से लगभग 110 मीटर की ऊंचाई पर गए, पृथ्वी की सतह से 110 मीटर ऊंचाई पर गए, तब आपका दाब 1 एटीएम घट जाता है। लिख लीजिए इसको, इस पॉइंट को सभी लिख लीजिए। जब आप पृथ्वी की सतह से लगभग 110 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, कितना, 110 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, तो आपका दाब 1 एटीएम, एटीएम मतलब वायुमंडलीय दाब, कितना होता है 1.01 +5। ठीक है, तो वह 1 एटीएम घट जाता है। इसको अपन को लिख लेना है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आ रहा हूं पास्कल पे, क्योंकि पास्कल से अपन को पास्कल का नियम पता होना चाहिए। पास्कल का नियम क्या होता है, फिर पास्कल के नियम से कौन कौन सी युक्तियां बनाई गई हैं उन पे बात करेंगे। तो सुनो, पहले सबसे पहले समझो पास्कल का नियम क्या है। अब ध्यान दो, मैंने पास्कल का नियम समझाने के लिए मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूं, वह डायग्राम आप लोगों की हेल्प करेगा पास्कल के नियम को समझने में। ठीक है जी, ये बन गया निरूपण डायग्राम। अब पास्कल का नियम समझो, इसके अंदर मैंने क्या भर रखा है, द्रव। ये अपन ने भर रखा है इसके अंदर द्रव। अब पास्कल का नियम क्या कहता है समझो, अगर मैं किसी बंद पात्र में क्या लगाता हूं, बल लगाता हूं। ध्यान दो, अगर मैं किसी बंद पात्र में बल लगाता हूं, बल, तो वह बंद पात्र के प्रत्येक हिस्से पर, यह बंद पात्र के प्रत्येक स्थान पर पहुंचने वाला बल, बंद पात्र के प्रत्येक स्थान पर पहुंचने वाला बल का परिमाण कैसा होगा, एकदम समान होगा। कैसा होगा, समान, इक्वल होगा। कंडीशन क्या है, किसी बंद पात्र में यदि मैं कोई बाह्य बल लगाता हूं तो यहां पर जो पहुंचने वाला बल होगा प्रत्येक स्थान पर कैसा होगा, समान होगा। यही पास्कल का नियम कहलाता है, यही पास्कल का नियम कहलाता है, याद रखना। अब पास्कल का नियम काम क्या रहा है, ध्यान दो। तो पास्कल का नियम बेटा जितनी भी अपने हाइड्रोलिक
जो डिवाइस उपकरण बन रहे हैं, जितने भी हाइड्रोलिक उपकरण बन रहे हैं सब में काम आ रहे हैं। जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक, आपने नाम सुने होंगे, हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है, और हाइड्रोलिक प्रेस। तो आजकल तो हाइड्रोलिक ही काम चल रहा है। तो ये सारे के सारे किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? याद रखना, इन सभी का कार्य करने का सिद्धांत पास्कल का नियम कहलाता है। तो ये भी अपने पास एक क्वेश्चन बन जाता है बेटा कि ये कौन से या किस साइंटिस्ट के सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पास्कल। और सिद्धांत क्या है वो मैंने आपको अभी डायग्राम के थ्रू समझा दिया, बिल्कुल डीप, ठीक है जी। तो भूलना नहीं है ये चीज। अब मैं आ रहा हूं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। अब आपको रेगुलर लिखते जाना, मेरी हर एक बात पे सुनते जाना, ठीक है। पॉइंट सुनिए। पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति दलदल में धंस रहा है, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति दलदल में धंस रहा है, मैं व्यक्ति बना देता हूं, ये व्यक्ति है, ये इसके पैर है और ये उसकी दलदल वाली सतह है, समझो। प्रेशर का फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं ताकि इस व्यक्ति को यह पता रहे कि ये क्या गलती कर रहा है। अगर मान लो कोई व्यक्ति दलदल, ये दलदल वाली सतह ध्यान रखना, तो इस समय ये धंस रहा है, तो यहां पर इसको यह कहा जाता है कि भैया आप ऐसे खड़े रहोगे तो धंस जाओगे, मारे जाओगे। क्या करो? इस सतह पर लेट जाओ, इस सतह पर लेट जाओ अगर आपको बचना है तो। ऐसा क्यों? समझो, क्योंकि भाई यहां पर जो इसके पैर हैं, इन पैरों का जो क्षेत्रफल है शरीर के सापेक्ष क्षेत्रफल क्या है बेटा? कम। पैरों का क्षेत्रफल शरीर के सापेक्ष तो कम ही है। और अगर क्षेत्रफल कम है, ध्यान दो, अगर यहाँ पर क्षेत्रफल कम है तो लगने वाला दाब क्या होगा? ज्यादा। इसका मतलब है कि ये पैर इस सतह पर दाब ज्यादा लगा रहे हैं, इसलिए ये इंसान धंस जाता है। तो क्या करें? लेट जाओ। अब हम क्या करते हैं? इस इंसान को इस दलदल वाली सतह पर लेटा देते हैं कि भैया आप लेटो। ये इंसान, ये अपन ने इसको बोला कि भैया आप लेट जाओ। तो जैसे इंसान इस दलदल वाली सतह पर लेट गए, तो अब आप देखिए जितना क्षेत्रफल यहां था उससे ज्यादा क्षेत्रफल अब यहां पर टच होगा, उससे ज्यादा क्षेत्रफल यहां टच होगा। और अगर क्षेत्रफल बढ़ जाता है, ध्यान दो, अगर क्षेत्रफल बढ़ जाता है, अगर क्षेत्रफल बढ़ जाता है, ए अगर बढ़ गया तो ये पी क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। और यदि दाब कम हो गया तो इसका मतलब कि अब धंसने की रेट कम हो जाएगी, इंसान बच सकता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई इंसान दलदल पे है और वो उसके अंदर जाता जा रहा है तो कोशिश करो कि उस पर लेट जाओ ताकि आपका इस पर टच होने वाला एरिया बढ़ जाए, और एरिया बढ़ने से दाब कम हो जाएगा, जिससे कि आप इसके अंदर जाने से बच जाएंगे, ठीक है। तो डायग्राम से मैंने आपको समझा दिया कि कंसेप्ट क्या है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट समझिए कि जो हमारी कील होती है, उस कील का जो सिरा होता है, कौन सा? जो दीवार के अंदर जाता है, उसको हम कैसे बनाते हैं? बारीक। तो बारीक क्यों बनाते हैं? देखिए, ये अपने पास कील, यहां से अपन इसको ठोकते हैं, और ये इसकी बात हो रही है कि यह नुकीला क्यों है, यह नुकीला क्यों बनाया गया। अब मैं केवल ध्यान दीजिए, मैं केवल इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, यहाँ की बात नहीं हो रही है, इस पॉइंट की बात हो रही है कि यहाँ पर नुकीला क्यों है। देखिए, नुकीला होने का कारण P बराबर F/A, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर A बहुत कम हो गया, आपको देख सकते हैं कि एरिया, क्षेत्रफल बहुत कम है, तो जब क्षेत्रफल कम हो गया तो दाब क्या लगेगा? ज्यादा। तो जब कील अंदर जाएगी तो ये कील का जो पॉइंट है, कौन सा? नुकीला, वह दीवार के अंदर कैसा दाब लगाएगा? ज्यादा, क्योंकि एरिया का बहुत कम। तो ज्यादा दाब लगाने की वजह से ये जल्दी दीवार के अंदर घुस जाती है। इसीलिए हम कैसी बनाते हैं? कील हमेशा आगे से नुकीली बनाते हैं। उसका कंसेप्ट भी ये रहा, ठीक है, भूलना नहीं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में जो हमने अभी बात की थी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं,
एटमॉस्फेयर से, वातावरण से ऊपर चल जाते हैं, तो वैसे वैसे दाब का मान क्या होता जाता है, समझना, वैसे वैसे दाब का मान कम होता जाता है। जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर चले जाते हैं, दाब का मान कम होता जाता है। तो क्या हो रहा है, मान लो मेरे पास कोई गुब्बारा है, ठीक है, और इस गुब्बारे के अंदर क्या भरी हुई है बेटा, हवा, एयर। और अगर एयर है, इसके अंदर हवा भरी पड़ी है, तो आप एक बात बताओ, अगर एयर है तो हवा क्या लगा रही है, हवा इस वक्त प्रत्येक बिंदु पे क्या लगाएगी, दाब लगाएगी, हर एक बिंदु पे क्या लगाएगी, दाब लगाएगी। तो अगर मान लो मैं इस गुब्बारे को पकड़ के यहीं खड़ा हूं, अभी छोड़ा नहीं, यहीं खड़ा हूं, तो इस वक्त इसके चारों तरफ क्या है, ऊपर बाहर से भी हवा का दबाव है और अंदर से हमारा हवा का दबाव है। तो ये एक दूसरे का प्रभाव क्या कर देते हैं, नष्ट कर देती है, निरस्त कर देती है। इसलिए बड़ा गुब्बारा आराम से रहता है, ठीक है। परंतु जैसे इस गुब्बारे को हमने छोड़ दिया, तो इसके अंदर का जो दाब था वो तो वही है जो हमने हवा भर के भेजी थी, लेकिन ऊपर जाते जाते जो ऊपर के वातावरण की हवा है, उसका दाब क्या हो चुका है, उसका दाब तो कम हो चुका है। तो उसका दाब कम होने की वजह से, जिसका दाब तो कम और अंदर का दाब है ज्यादा, तो अंदर वाला दाब ज्यादा होने की वजह से ये इस पर ज्यादा दाब लगाने लगती है, अंदर की जो है वो ज्यादा दाब लगाने लगती है, क्योंकि ये इसको बैलेंस नहीं कर पाती, जो पहले बैलेंस कर रही थी, जो पहले संतुलित कर रही थी एयर, हवा, वो अब इसको संतुलित नहीं कर पा रही, और इसका अंदर का दाब है ज्यादा, तो ये क्या करता है, फट जाता है। तो फटने का कारण क्या है, फटने का कारण ये है कि अंदर का दाब बढ़ा हुआ है, अंदर का दाब बढ़ा हुआ मतलब है कि अंदर का दाब बाह्य दाब से ज्यादा हो चुका है, जिसके कारण ये गुब्बारा ऊपर जाके फट जाता है, ठीक है। तो याद रखना, अंदर का दाब बाह्य दाब से अधिक हो गया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो कई बार कंसेप्चुअल पूछ जाता है कि इंसान जो पेन, शाही का पेन लेके वायुयान में बैठा है, और जब वो ऊपर जाता है तो उसके पेन से शाही निकल जाती है। अब फिर वही बात हो गई, क्योंकि उसने जो उसके पेन में जो शाही थी वो तो यहीं पृथ्वी के दाब के हिसाब से भरी गई थी। जब उस पेन को लेके बैठा, तो वो जब एरोप्लेन में इतने ऊपर जाता है तो वहां पर तो दाब है कम और पेन के अंदर है दाब ज्यादा। तो भाई कोई भी चीज कहां से कहां गति करती है, अधिक से न्यूनतम। तो अंदर तो है दाब ज्यादा और बाहर है कम, अंदर दाब ज्यादा बाहर कम, तो शाही कहां जाने का प्रयास करती है, अधिक से कम की, अधिक से कम की, इसलिए शाही बाहर आ जाती है। इसलिए जब भी कोई इंसान वायुयान में जाता है तो उसको पेन लेके जाने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि वो इंक बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो इसका भी रीजन क्या हो गया, क्या रीजन दे दिया मैंने आपको, दाब का अंतर। अब आप एक और कंसेप्ट समझो, जो हमारे आंधियां चलती है, जो हवा चलती है एकदम से, वो क्यों होती है, वो इसलिए तो होती है क्योंकि यार एक बात बताओ, ये एक जगह तो है दाब बहुत ज्यादा और एक जगह है दाब बहुत कम। तो मुझे बताओ कि दाब बराबर कब होगा, दाब बराबर तो होगा जब यहां से हवा यहां पहुंच जाएगी। तो जैसे दाब का अंतर आता है ना, जैसे हमारे वायुमंडल में दाब का अंतर आता है, तो दाब का बराबर करने के लिए ये हवाएं चलने लगती हैं, और जब हवाएं चलने लगती हैं तो अगर ये दाब का अंतर ज्यादा है तो हम इनको आंधी बोल देते हैं, अगर ये दाब का अंतर कम होता है तो हम इसको हवा बोल देते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है, दाब का अंतर, क्योंकि यहाँ पर दाब ज्यादा है, यहाँ पर दाब कम है, तो दाब को बराबर करने के लिए ये हवा चल देती है, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि आंधी तूफान आ गए। रीजन दाब का अंतर, अधिक दाब से कम दाब की ओर हवाएं गति करने लगती, ठीक है। थी कोई गड़बड़ तो नहीं है यहाँ तक, तो बिल्कुल जो कंसेप्ट दे रहा हूं आपको याद है। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पूरी साइंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम में आती है। एक और कंसेप्ट समझो, मान लो अपन कहते हैं कि भाई रेगिस्तान में ऊंट चल सकता है, हम नहीं चल सकते, हमारे पांव धंस जाते हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो ऊंट का पैर होता है उसका आप खुद देखिए, उसका पैर का जो क्षेत्रफल होता है वो थोड़ा सा हमारे पैर के क्षेत्रफल से, मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, लेकिन मेरा जो बात है वो है कि उसके पैर का क्षेत्रफल हमारे पैर के क्षेत्रफल से बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो बड़ा होने से हमें उसको क्या फायदा होगा,
उसको यही वही फायदा होगा कि P बराबर F अपॉन ए। भाई उसके पैर का क्षेत्रफल ज्यादा, तो पैर का क्षेत्रफल ज्यादा, तो पैर का क्षेत्रफल ज्यादा होने से लगने वाला दाब कम। तो जो रेतली जमीन होती है, तो उस रेतली जमीन पर जब उसका पैर पड़ता है, उस रेतली जमीन पर जब ऊंट का पैर पड़ता है, तो वह ऊंट का पैर दाब कैसे लगाता है? कम कम, क्योंकि उसके जो पैरों का क्षेत्रफल है वो है ज्यादा, इसी वजह से उसका पैर नहीं धंसता और हमारा पैर धंस जाता है। ठीक है, रीजन समझ में आ गया होगा आपको कि ऊंट को क्यों रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, क्योंकि वो आराम से रेगिस्तान में आराम से दौड़ सकता है, भाग सकता है। उसका रीजन भी कहीं ना कहीं क्या है? दाब ही है, याद रखना। अब मैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता रहा हूं आपको, उनको भी आप ध्यान रखना। जैसे आपसे पूछा जाता है कि पहाड़ी पर रहने वाले जो लोग होते हैं, पहाड़ी पर जो लोग रहते हैं उनको खाना बनाने में बड़ी तकलीफ होती है या खाना बनाने में उनको समय लगता है। आपसे क्वेश्चन बना के पूछा जाता है कैसा, क्यों? उनको 4 ऑप्शन देता है, तो आपको आंसर क्या देना है बेटा? आंसर ये देना है कि पहाड़ी पर जो दाब है, ध्यान दो, पहाड़ी पर जो दाब है उसका मान कितना कैसा है? कम। पहाड़ी पर, क्योंकि पहाड़ी क्या होती है? ऊंचाई पर, ऊंचाई पर। जैसे कि हमारे आबू है, नैनीताल है, ये सब ऊंचाई पे बसे हुए तो है, मसूरी है, ये सब ऊंचाई पे बसे हुए हैं। तो यहाँ पर दाब होता है कम, और दाब कम होने की वजह से, दाब कम होने की वजह से मतलब प्रेशर कम हो गया, उनको खाना पकाने में तकलीफ होती है। दाब कम होने की वजह से खाना पकाने में तकलीफ होती है। अब इसकी कहानी क्या है और क्या नहीं है वो अब अपन डिस्कस करें। तो अभी तो केवल मैंने आपको जनरल लाइन बताई कि ऐसा क्या है। ठीक है जी, अब समझो कि इसकी कहानी क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। भाई हम अमूमन अपने घरों में खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर यूज लेते हैं। प्रेशर मतलब कि दाब, कुकर मतलब पकाने वाला। ठीक है, तो अब आप समझिए कि पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि कहानी क्या है। देखो, दाब बढ़ाने पर, ध्यान दीजिए, अब हम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पा रहे हैं। दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक, क्वथनांक मतलब है कि वह बिंदु जहां पर जल उबलने लगता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक, द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है जी, कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा। तो वहां पर क्या है? दाब कम है, दाब कम होने से क्वथनांक घट गया। अरे जल का क्वथनांक घट गया, लेकिन उसके अंदर जो पड़ी हुई चीजें जैसे आलू है, आपकी दाल है, उसको तो गलने के लिए हमें उसको तो उबलना पड़ेगा पानी को, तो वह उबल नहीं पाता। इसी वजह से बड़ी प्रॉब्लम आने लगती है। अब आप समझिए कहानी। तो याद रखना, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या करता है? बढ़ता है। अब इसको समझिए, एक एग्जांपल से बता रहा हूं मैं। एक एटीएम वही आ गया, एक वायुमंडलीय दाब पर जो हमारे जल का क्वथनांक होता है, किसका? जल का, वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। एक वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन अगर तुम इसको कर दोगे 2 एटीएम, कितना? दुगना, तो आपके जल का क्वथनांक हो जाएगा 125 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए आपका दाब बढ़ा कि नहीं बढ़ा, आप खुद देखिए, यहाँ दाब बढ़ा कि नहीं बढ़ा, और क्वथनांक भी बढ़ गया। तो याद रखना, दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक भी बढ़ता है। मैं क्वथनांक की बात कर रहा हूं, गलनांक की बात मैं अभी करूंगा। मैं केवल अभी क्या कर रहा हूं? क्वथनांक की बात। तो दाब बढ़ाने पर क्वथनांक भी बढ़ता है। ठीक है जी, और कम करने पर क्वथनांक घटता है। अब मैं बात करूंगा गलनांक। अब मैं बात करूंगा गलनांक की। गलन बिंदु, गलने वाला अंक, गलना। अब इसको समझो, इसके लिए क्या थ्योरी गिवन है? इसके लिए थ्योरी गिवन है, पहला पॉइंट,
जो वस्तुएं ताप पाकर फैलती हैं, कई इसको ऐसे बोलते हैं, जो वस्तुएं जिनका ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ जाता है तो हम ये बोलेंगे ताप बढ़ाने पर फैलती है। तो कुछ वस्तुएं जो ताप बढ़ाने पर फैलती है, जैसे हमने बोला मोम है ना, एग्जाम्पल मोम ताप बढ़ाने पर फैलता है, फैल जाता है। जैसे घी, इनके लिए क्या थ्योरी की जाती है कि यदि आप दाब बढ़ाते हो, ध्यान दो भाई, अगर आप दाब बढ़ाते हो, इनके लिए दाब बढ़ाते हो तो इनका गलनांक बढ़ जाता है, गलनांक बढ़ जाता है। इसको क्या एग्जांपल से बताऊंगा मैं, आप सुनिए। मान लो तुम्हारे पास एक घी जम गया, समझो तुम्हारे पास एक घी जम गया, समझना। तो क्या कभी तुमने ऐसा कहा है कि घी जम गया तो उसको प्रेशर कुकर में डाल दो, उसको प्रेशर कुकर में डाल के उसको पिघला लो? कभी नहीं करते अपन। क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर में दाब बढ़ जाता है और दाब बढ़ने से गलनांक भी बढ़ जाता है। इसका मतलब कि ये बहुत समय लगेगा गलने में। तो हम क्या करते हैं, हम सीधा कहते हैं सीधा पतीला चढ़ा दो। ये तो बात करते हैं सीधा पतीला चढ़ा दो। क्यों? तो हम सीधा पतीला चढ़ा देते हैं ताकि हमारा गलनांक बढ़े नहीं, हमारी गैस वेस्ट ना हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा संबंध हो, यहाँ बात हो रही गलनांक की। तो इसको, इस एग्जाम्पल को जैसे मैंने आप समझाया वैसे याद रखना, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हम कभी भी घी को क्या नहीं करते, अगर हमारा घी जम जाता है सर्दियों में, हम कभी प्रेशर कुकर में उसको गर्म नहीं करते कि यार इसको पिघला लो। क्यों? क्योंकि दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक बढ़ जाता है, ये बहुत समय लगा है, इसलिए हम सीधा पतीला चढ़ा देते हैं। आगे बात समझ में? तो दाब बढ़ाने पर ऐसो का जो कि ताप पाकर फैलते हैं, मोम और घी जैसे, तो इनका दाब बढ़ाने पर गलनांक बढ़ जाता है। ठीक है, और अब तुम दूसरा पॉइंट खुद ही समझ गए होंगे कि जो ताप पाकर सिकुड़ते हैं, जो ताप पाकर सिकुड़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल याद रखना, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बर्फ याद रखना, बर्फ, जिनका आयतन कम हो जाता है वो क्या है, बर्फ, ताप पाकर सिकुड़ते हैं जैसे बर्फ, याद रखना। हाँ यही बात है इसमें, बर्फ। तो उनके लिए दाब बढ़ाने पर गलनांक घटता है, इसका उल्टा। इनको आपको याद करना है बिल्कुल कंठस्थ। तो जो वस्तुएं ताप पाकर सिकुड़ते हैं जैसे कि बर्फ, याद रखिए बर्फ। ठीक है, इसको मैं कभी अलग से डिस्कस करूंगा। इसमें हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन के बंध होते हैं, जिसकी वजह से ये अलग तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, तो इनका अगर ऐसा कोई है तो दाब बढ़ाने पर गलनांक बढ़ता है। याद रखना, मैं गलनांक की बात कर रहा हूँ, क्वथनांक की बात हम कर चुके हैं। तो गलनांक घटता है। ठीक है जी। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दाब पे जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, पेपर में आए हैं, वह सारे मैंने इस टॉपिक में कवर करने का प्रयास किया। फिर भी अगर गलती से कोई टॉपिक रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं, और आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। बस एक काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गवर्नमेंट जॉब की जितनी भी साइंस है वो पूरी डिस्कस करने वाले, एक सिंगल पॉइंट आपको विद द कंसेप्ट दूंगा मैं, ये मेरी गारंटी है। उस बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डीप पढ़ाई करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।